Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to be start a topic and discuss about it all, which name is central state relationship. Central state relationship is deal with the relationship between the central and the state government. और ये तीन एस्पेक्ट्स में डिवाइड होता है. सबसे पहला है लेजिस्लेशन रिलेशन, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन. एज यू कैन सी आई हैव रिटन इट ऑल. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट वन विच इज़ रजिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव रिलेशंस. तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये आर्टिकल 245 से 255 के बीच है, ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं. और सेकंड पॉइंट है हमारा कि सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस है उसको दो एस्पेक्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है. मतलब पहला एस्पेक्ट है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो डील करता है इस फैक्ट पे कि कौन लॉ बनाएगा कंट्री के लिए या पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए, लॉ बनाएगा कौन. और दूसरा जो एस्पेक्ट है यानी कि सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, ये डील करता है इस फैक्ट पे कि किस फील्ड के लिए कौन लॉ बनाएगा. ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, इन दोनों का कंटेंट क्या है. सबसे पहला है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आता है कि सेंट्रल कैन मेक लॉज फॉर द होल or any part of the territory of India, while state can make laws for the whole or any part of the state. इसका मतलब सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है. ये जो मैंने बनाया है बहुत सिंपल वे में है कि सेंट्रल सेंट्रल के लिए बनाएगी और स्टेट स्टेट के लिए बनाएगी. लेकिन यहाँ मैं आपको एक नोट बता दूँ, वो ये कि सेंट्रल चाहे तो वो स्टेट के लिए भी लॉ बना सकती है. राइट, तो ये है हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. आगे है हमारा स्टेट मैटर जुरिडिक्शन. स्टेट मैटर जुरिडिक्शन में मैं उसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी लिस्ट होती है बेसिकली वो तीन तरह की होती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. अब इस पे ही हम इसको डिस्कस करते हैं. तो आइए चलिए अब इसमें लिखा है कि जो सेंट्रल है वो लॉ बना सकती है उन सब्जेक्ट्स पे जो कि यूनियन लिस्ट में डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, अफेयर्स हो गए, करेंसीज, वार एंड पीस, एटॉमिक एनर्जी. इन सब सब्जेक्ट्स पे हमारी सेंट्रल लॉज बना सकती है. जबकि अगर मैं ये बोलूँ कि स्टेट लेजिस्लेशंस किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, तो वो सब्जेक्ट्स हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, बैटरी या गैम्बलिंग. इन सब सब्जेक्ट्स पे स्टेट लिस्ट लॉज बना सकती है. और आगे है कंकरेंट लिस्ट. तो द पावर टू बी कंसिडर बाय बोथ एन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब है कंकरेंट लिस्ट में जो भी आइटम इंक्लूड होंगे उन पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे बोथ कैन मेक द लॉज. और इसमें कौन कौन से आइटम आ जाते हैं हमारे: एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. ये सब सारे जो हैं हमारे ये कंकरेंट लिस्ट के आइटम्स हैं. तो आइए चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगले अपना हमारा जो अगला एस्पेक्ट था या अगला रिलेशन में बोलूँ तो वो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. इसका मतलब है कि कौन किसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा, सेंट्रल या स्टेट. तो मैं इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि हम सबको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है जितना सेंट्रल के पास होता है उतना स्टेट के पास नहीं होता, क्योंकि central is more powerful than state. Obviously parliament is more powerful than state legislature, है ना. तो आइए डिस्कस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस. आर्टिकल 256 से लेके 263 तक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डिस्कस किया गया है, जिसमें रिलेशन बताया गया है सेंट्रल स्टेट्स का. जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं वो कोऑर्डिनेशन एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है स्टेट और सेंट्रल में. ठीक है, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा कंट्री उतनी ही स्मूथली रन होगी. बेसिकली जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे उतनी अच्छी हमारी कंट्री जो है वो रन की जाएगी. जो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है हर स्टेट का वो इंश्योर किया जाएगा कॉम्प्लायंस विद द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. मतलब वही लॉज होने चाहिए जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस हैं. उसके अलावा कोई लॉज कोई भी स्टेट में नहीं रन किया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेसिडेंट में विद द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट
entrust either conditionally or unconditionally to the government of the state or its officer function in relation to any matter। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो अब किसी भी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंडीशनली बोले या इनकंडीशनली बोले, चाहे तो उनके फंक्शंस को चेंज कर सकता है या उस पर क्वेश्चनिंग कर सकता है। ये प्रेसिडेंट के पास राइट होता है। ठीक है, तो ये हमारा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जिसमें हमने देखा कि सेंट्रल के पास बेसिकली मोर पावर है और मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे है सेंट्रल स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जब इमरजेंसी लग जाती है। बेसिकली क्या होता है, कंट्री में 3 बार मैं आपको बता दूँ इमरजेंसी लग चुकी है, तो अगर इमरजेंसी किसी कंट्री में लगी है तो उस टाइम में किसके लॉ को फॉलो किया जाएगा, सेंट्रल के कि स्टेट के। तो वही चीज़ में आप डिस्कस करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि अगर किसी कंट्री में इमरजेंसी है तो वहाँ के सेंट्रल जो है वो ज़्यादा एम्पावरमेंट हो जाते हैं कि वो स्टेट को भी किसी मैटर पे डायरेक्शन दे सकते हैं। बेसिकली इमरजेंसी है तो हमें प्रेसिडेंट जो कहेंगे या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगा वो मानना पड़ेगा, और जो स्टेट है वो किसी लॉ को बनाने में इनेबल हो जाता है और किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को नहीं ले सकता वो उस टाइम को। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं ले सकता। वो सब प्रेसिडेंट ऑर्डर का ही अब वहाँ चलेगा जब इमरजेंसी आ जाएगी तो। और जो प्रेसिडेंट है या गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की, वो किसी चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं होती किसी कोर्ट में। ठीक है, अपने पावर को लेके अपनी ड्यूटीज़ को लेके वो आंसरेबल नहीं होगी किसी भी कोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोविजंस दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस लाइक नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जोनल काउंसिल, सेंट्रल वेलफेयर काउंसिल। ये सब जो है ये प्रमोट करते हैं कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये कौन इंश्योर करता है, ये जितनी भी मैंने आपको नाम लिए हैं नीति आयोग वगैरह, ये सब ही इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि कोऑर्डिनेशन बना रहे सेंट्रल और स्टेट के भी। ठीक है, तो ये तो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि है हमारा फाइनेंशियल रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो आर्टिकल 268 से लेकर 293 तक आता है। फाइनेंशियल रिलेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है कि कंट्री जो रन होगी तो उसके लिए रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे और कौन रेवेन्यू कितना लेगा, सेंट्रल कितना रेवेन्यू लेगी या स्टेट कितना रेवेन्यू लेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन अ फेडरेशन, मतलब फेडरेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करवाती है डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस का सेंट्रल और स्टेट के बीच। टैक्सेस लगाए जाते हैं सेंट्रल पे और कलेक्ट होते हैं और अप्रोशिएट किए जाते हैं स्टेट द्वारा। मतलब सेंट्रल टैक्स लगाएगी और स्टेट टैक्स को कलेक्ट करेगी। टैक्स जो इनकम पे लगाया जाता है, एग्रीकल्चर इनकम पे, शैल बी लिव्ड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा। तो देखिए अब मैं आपको 2 चीज़ों में इसको डिस्कस करके बताऊंगी। सबसे पहला कि इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ यूनियन। यूनियन का इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है रेवेन्यूज़ का, और दूसरा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, और स्टेट रेवेन्यू का इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या हैं। तो यहाँ आपको डिस्कस किए गए हैं कुछ पॉइंट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इट विल बी मोर यूजफुल टू यू। जैसे कि यूनियन रेवेन्यूज़ में आपके इतने सारे ये सब रेवेन्यूज़ जो हैं ये यूनियन के लिए होते हैं। बाकी इस साइड जो आपको देख रहे हैं राइट हैंड साइड, ये सारे स्टेट रेवेन्यूज़ हैं जो कि स्टेट कलेक्ट करती है। मींस कलेक्ट तो स्टेट करेगी लेकिन यूनियन उसको हैंडल करेगी, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कौन से रेवेन्यूज़ किसके अंडर आते हैं, तो वो अपने अपने रेवेन्यूज़ को अपने अपने अकॉर्डिंग ले लेगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग, and please give me a like and comment also. Thank you.